हेलो बच्चा, आई होप सब अच्छे से होंगे। तो ये आपका रिकॉर्डेड सेशन है। ये आज की आपकी लास्ट क्लास है एल्काइल हैलाइड और हेलोएरिन्स की। इसमें हम सब कंप्लीट कर देंगे। इसके बाद में जो आपकी नेक्स्ट वीडियो आएगी जहाँ पे हम एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस करेंगे। तो अभी तक जितना आपको कर चुके हैं, आपको पता है हमने जो टॉपिक कवर किए थे वो कवर टॉपिक में हमने प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्कीन और हेलोएरिन्स कर लिया था, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी कर ली थी, केमिकल प्रॉपर्टी स्टार्ट कर दी थी। केमिकल प्रॉपर्टी में हमने SN1, SN2, SNI और आपके पास में NGP नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन लास्ट टू लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था। लास्ट क्लास में हमने E2 को डिस्कस किया था। इस क्लास में हम E1, E1CB और इसके बाद में आपके पास में रिएक्शन ऑफ हेलोएरिन्स ये सारा कवर कर लेंगे। तो आज की क्लास में जो हम कवर करने वाले हैं, जो जो टॉपिक हम कवर करेंगे वो बेसिकली हमारे पास में है E1। आज हम E1 को कवर करेंगे। E1 के बाद में आपके पास में आएगा E1CB। E1CB के बाद में हम हेलोएरिन्स की रिएक्शंस करेंगे सारी। हेलोएरिन्स की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन ये भी कंप्लीट कर देंगे, यानी कि चैप्टर आज कंप्लीट कर देंगे। फिर इसकी कुछ कंपाउंड्स के कुछ जनरल यूजेस हैं वो है। तो सबसे पहले आता है E1। E2 हम कर चुके हैं। E2 यानी कि बाई मॉलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन था, सिंगल स्टेप मैकेनिज्म थी। जब आप E1 की बात करते हैं तो E1 आपके पास में यूनिमॉलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, यूनिमॉलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन है, यानी कि इसे आप बोलते हैं यूनिमॉलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन। तो ये आपके पास में आती है यूनिमॉलिकुलर आदत पड़ी हुई है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की, तो बट ये आपके पास में है यूनिमॉलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन। यूनिमॉलिकुलर से मतलब है कि जब आप इस रिएक्शन को प्रोसीड करेंगे तो रिएक्शन में जो स्लोएस्ट स्टेप होगा उसमें केवल एक मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, यानी कि ये फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है। क्लास 12 के बच्चे हैं, केमिकल काइनेटिक्स पहले पढ़ के आए हैं तो आपको पता होगा फर्स्ट ऑर्डर यानी कि रिएक्शन का जो स्लोएस्ट स्टेप है इट कंटेन ओनली वन सबस्ट्रेट। तो अगर मैं यहाँ पे रिएक्शन की बात करूँ तो रिएक्शन ये आपके पास में फॉलो होती है इस तरीके से। फॉर एग्जाम्पल मुझे दिया है ये CH3, CH3, CH3 और ये Cl है। यहाँ पे आपके पास में जो फर्स्ट स्टेप है वो बिल्कुल सेम है। SN1 और E1 का जो फर्स्ट स्टेप है वो बिल्कुल सेम है। तो यहाँ पे आपके पास में आएगा ये आपका स्लो स्टेप है और स्लो स्टेप में जो लीविंग ग्रुप है वो लीव कर जाएगा। यहाँ पे आयोडीन रख लेते हैं, आयोडीन बेस्ट ग्रुप है, Br रख सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो बेस्ट लीविंग ग्रुप रखेंगे। कार्बोकेटाइन बनेगा। कार्बोकेटाइन जब भी आपके पास में बनेगा तो आपके पास में पॉसिबिलिटी ऑफ रीअरेंजमेंट आता है, ये हम पहले ही कर चुके हैं, यानी कि यहाँ पे आपके पास में इंटरमीडिएट बनेगा और इंटरमीडिएट आपके पास में कार्बोकेटाइन बनेगा। और कार्बोकेटाइन अगर आपके पास में बनेगा तो स्टेबल कार्बोकेटाइन होना चाहिए। दूसरी चीज पॉसिबिलिटी ऑफ रीअरेंजमेंट, रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। यहाँ पे आपके पास में रीअरेंजमेंट पॉसिबल। तो फर्स्ट स्टेप तो आपका SN1 और SN2 दोनों का सेम हो गया। अब देखो यहाँ पे केवल एक ही सबस्ट्रेट है, तो जो रिएक्शन का जो रेट है वो केवल सबस्ट्रेट पे डिपेंड करेगा। आप यहाँ पे कौन सा बेस ले रहे हो उस पर डिपेंड नहीं करेगा। यानी कि आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, जो रेट एक्सप्रेशन आप रिएक्शन का लिखोगे वो आप लिखोगे रेट इज इक्वल्स टू K मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट ओनली। तो अगर सबस्ट्रेट पे डिपेंड कर रही है तो आपके पास में जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आ गया वो आपके पास में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है ये, ठीक है। E2 आपके पास में सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन थी। फर्स्ट स्टेप दोनों का सेम है। अब आपने क्या किया, मैंने बोला था न्यूक्लियोफाइल और बेस, आपका जो सब्सटेंस है वो न्यूक्लियोफाइल और बेस दोनों की तरह काम कर सकता है। अब अगर आप यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस ले रहे हो तो स्ट्रॉन्ग बेस एलिमिनेशन को फेवर करेगा। यानी कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस NaNH2 लिया है, NaNH2, तो सोडामाइड इसे बोलेंगे। सोडामाइड आपका स्ट्रॉन्ग जो एमाइड है वो स्ट्रॉन्ग बेस है। ये स्ट्रॉन्ग बेस क्या करेगा, अब यहाँ पे तो आपके पास में तीनों मिथाइल ग्रुप सेम, तीनों ग्रुप सेम है, तो आप कहीं से भी प्रोटॉन निकाल सकते हो। बट अगर आपके पास में तीनों ग्रुप सेम नहीं होंगे तो आप स्टेबिलिटी ऑर्डर देख के चलोगे, ZZEF रूल को फॉलो करोगे। ZZEF रूल आप तब कब फॉलो करोगे, जब आपके पास में स्मॉल न्यूक्लियोफाइल है या स्मॉल बेस है। अगर आपके पास में बल्कि बेस है तो आप हाफमैन को प्रेफरेंस दोगे, यानी कि ZZEF और हाफमैन आपको चेक करना है, चाहे आपके पास में E1 हो चाहे E2 हो। बट आपको ये देखना है कि अगर आपके पास में E1 में रीअरेंजमेंट की भी पॉसिबिलिटी हो रही है तो आप उसे रीअरेंज भी कर दोगे। तो वो डिपेंड करता है आपको किस तरीके के एग्जाम्पल दिए हैं, जो आपको क्वेश्चन दिए हैं उसके लिए अकॉर्डिंग कर लेंगे।
तो यहाँ पे आपके पास में जो सोडामाइड है, मैं इसे इस तरीके से लिख सकती हूँ, ये मेरे पास में CH2H मैंने ऐसे लिख दिया, तो नाइट्रोजन इस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, ये वाला सिग्मा बॉन्ड आपका पाई बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि आपके पास में जो प्रोडक्ट आएगा वो इस तरीके से आएगा, CH3 डबल बॉन्ड CH2 प्लस NH3। आप अल्कोहलिक KOH भी ले सकते हो, जैसे NCERT में आपको अल्कोहलिक KOH दिया है, वो भी सेम चीज है। बट यानी कि अगर आप SN1 और E1 को कंपेयर करोगे तो फर्स्ट स्टेप दोनों में सेम है, बस आपका सेकंड स्टेप अलग होता है जब आप E1 एलिमिनेशन रिएक्शन कर रहे हो। तो ये पूरी मैकेनिज्म आपकी E1 को फॉलो करती है। अब आता है आपके पास में फैक्टर अफेक्टिंग द E1 रिएक्शन। E1 रिएक्शन के आपके पास में कौन से फैक्टर ऐसे हैं जो E1 रिएक्शन को इफेक्ट करते हैं? टाइप्स ऑफ सबस्ट्रेट का, अब आपके पास में सबस्ट्रेट किस तरीके का होना चाहिए? देखो, चाहे आप E1 रिएक्शन की बात करो, चाहे आप E2 रिएक्शन की बात करो, अगर आपका सबस्ट्रेट बल्की है तो वो हमेशा एलिमिनेशन को फेवर करेगा। अब E1 और E2 आपका डिपेंड करता है आपने किस तरीके का बेस लिया है। टाइप्स ऑफ सबस्ट्रेट में यानी कि टर्शरी के लिए सबसे ज्यादा, सेकेंडरी के लिए उससे कम और प्राइमरी के लिए सबसे कम। प्राइमरी नॉर्मली एलिमिनेशन रिएक्शन शो नहीं करते हैं, प्राइमरी नॉर्मली आपके पास में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं। यानी कि अब आपके पास में कंपटीशन आ जाता है कि आपकी रिएक्शन में आपने सेम कंपाउंड लिया है, रिएक्शन एलिमिनेशन फेवर करेगी या रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन फेवर करेगी, वो डिपेंड करता है कि आपके पास में सबस्ट्रेट किस तरीके का है। पहली चीज, अगर आपके पास में प्राइमरी सबस्ट्रेट है तो वो सब्स्टिट्यूशन को फेवर करती है, पर अगर आपके पास में टर्शरी सबस्ट्रेट है तो वो एलिमिनेशन को फेवर करता है। तो आप इस तरीके से रिएक्शन को देखेंगे। बेटर लीविंग ग्रुप आपको पता है, अगर आयोडीन होगा तो एलिमिनेशन रिएक्शन सबसे ज्यादा फेवर्ड होगी, अगर आपके पास में ब्रोमीन होगा उससे कम, अगर आपके पास में क्लोरीन होगा उससे कम, और अगर फ्लोरीन है तो वो सबसे कम। और मैंने बताया था अगर आपका फ्लोरीन लीविंग ग्रुप है तो वो आपके पास में हाफमैन प्रोडक्ट को फेवर करता है, क्योंकि फ्लोरीन इजीली लीव नहीं करता है, फ्लोरीन गुड लीविंग ग्रुप नहीं है। तो उस केस में जो आपके पास में ट्रांजिशन स्टेट बनती है वो आपकी ट्रांजिशन स्टेट इस तरीके से बनेगी कि आपका जो लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है वो प्रेफर्ड होगी। ठीक है, तो ये 2-4 पॉइंट हैं, वही आपको ध्यान रखने हैं, आपके पास में वही एग्जांपल आ जाएंगे। टेम्परेचर एलिमिनेशन रिएक्शन हमेशा टेम्परेचर को फेवर करता है, यानी कि टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा आपका एलिमिनेशन उतना ही ज्यादा होगा। तो टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा वो उतना ही ज्यादा। तो आपने देखा होगा कि जब भी कभी अगर एग्जामिनर पूछ रहा है और अगर वो आपको हीट दे रहा है तो इट मीन्स वो वहां पे एलिमिनेशन को फेवर कर रहे हैं। ठीक है बेटा, वो आपके पास में एलिमिनेशन प्रोडक्ट को फेवर कर रहे हैं। तो ये आपके पास में आता है फैक्टर अफेक्टिंग द E1 रिएक्शन। अब आता है E1CB रिएक्शन। E1CB रिएक्शन करोगे जब आपने एल्डोल रिएक्शन पढ़ी होगी, पर E1CB रिएक्शन को हम बोलते हैं यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन बाय कॉन्जुगेट बेस। यानी कि ये एलिमिनेशन रिएक्शन तो है पर ये रिएक्शन कॉन्जुगेट बेस के अकॉर्डिंग फेवर हो रही है, तो इसे हम बोलते हैं यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन बाय कॉन्जुगेट बेस। कॉन्जुगेट बेस आपको पता है, आपके पास में एसिड है HA है, यहां से आपने H+ निकाल दिया तो ये जो आपके पास में A नेगेटिव बना ये इसका कॉन्जुगेट बेस है, यानी कि ये आपके पास में एसिड है और ये आपके पास में कॉन्जुगेट बेस है। अब इस कॉन्जुगेट बेस से आपका एलिमिनेशन होगा, यानी कि पहले क्या होगा, पहले आपका प्रोटॉन निकलेगा और आपके पास में कॉन्जुगेट बेस बनेगा। कॉन्जुगेट बेस रेजोनेंस स्टेबलाइज हो सकता है या फिर आपके पास में इंडक्टिव इफेक्ट वहां पे काम कर सकता है, तो उसकी वजह से कॉन्जुगेट बेस आपका स्टेबलाइज हो जाता है और फिर उस कॉन्जुगेट बेस से आपकी एलिमिनेशन रिएक्शन फेवर्ड करती है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे ये रिएक्शन दी है, मेरे पास में यहाँ पे है RC डबल बॉन्ड O CH2, यहाँ पे मैं CH2 को इस तरीके से लिखूंगी और ये आपके पास में आएगा CH2OH। माना मुझे ये क्वेश्चन दिया है, अब मैंने यहाँ पे क्या किया, ये आपके पास में पहले प्रोटॉन निकला, यानी कि यहाँ पे आपके पास में OH नेगेटिव है, कोई भी आपने बेस लिया, इसने इस प्रोटॉन को निकाला, यहाँ पे आपके पास में कॉन्जुगेट बेस बन गया। तो आपके पास में जो रिएक्शन आएगी वो कुछ इस तरीके से आएगी, CH3 C डबल बॉन्ड O CH
CH2OH, ये आपका नेगेटिव चार्ज है, कार्बो एनायन बन गया, पर ये कार्बो एनायन रेजोनेंस स्टेबलाइज है। क्यों? क्योंकि ये अपने लोन पेयर के साथ यहाँ पे पाई बॉन्ड को शिफ्ट करेगा, तो इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर जो बनेगा नेक्स्ट वो हमारे पास में आएगा CH3 CO नेगेटिव डबल बॉन्ड CH CH2OH। अब मैंने आपको बताया था जो OH है वो गुड लिविंग ग्रुप नहीं है, वो इजीली लीव नहीं करता, तो बट अगर आप E1CB रिएक्शन करा रहे हो तो आप OH को भी लीव करा सकते हो। ये इस रिएक्शन की एक बहुत ही अच्छी खासियत है कि नॉर्मली जो आपका OH ग्रुप है वो गुड लिविंग ग्रुप नहीं होता, बट इस रिएक्शन में क्योंकि यहाँ पे कॉन्जुगेट बेस स्टेबलाइज हो जाता है, तो इस केस में यहाँ पे आप OH को इजीली लीव करा सकते हो। इसलिए ये जो हम रिएक्शन कर रहे हैं ये बेस कैटेलाइज रिएक्शन कर रहे हैं। तो आपने क्या किया, यहाँ पे ये ऑक्सीजन के 3 लोन पेयर थे, ये ऑक्सीजन बैक अटैक करेगा, पाई बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट करेगा और आपका OH ग्रुप लीव कर जाएगा। यहाँ पे मैंने OH को लेके किया, आप Cl भी ले सकते हो, आयोडीन भी ले सकते हो। तो यहाँ पे जो आपके पास में प्रोडक्ट आएगा वो प्रोडक्ट आएगा CH3 C डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। तो इस तरीके से आपके पास में अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड बन गया, एलिमिनेशन रिएक्शन फेवर हुई, ये आपके पास में OH नेगेटिव निकल गया। तो ये बेस कैटेलाइज रिएक्शन है। यहाँ पे आपके पास में कॉन्जुगेट बेस बना, पहले ये कॉन्जुगेट बेस बना है, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके पास में यही है कि ये वाला जो पार्ट है, ये जो कॉन्जुगेट बेस है ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है, यानी कि ये आपके पास में आएगा रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कॉन्जुगेट बेस। तो जब आप एल्डोल रिएक्शन करते हैं और एल्डोल रिएक्शन में जब आप एलिमिनेशन कराते हैं, पहले आप एल्डोल रिएक्शन करते हैं, फिर आप उसका कंडेंसेशन करते हैं, तो कंडेंसेशन में आपने देखा होगा बुक में आपको दिया हुआ है, हीट करते हैं तो H2O निकल जाता है, बट एक्चुअली होता क्या है वो E1CB को फॉलो करता है। अगर आप बेस कैटेलाइज करा रहे हैं, ये एसिड कैटेलाइज भी होती है, अगर आप इसी रिएक्शन को एसिड कैटेलाइज कराएंगे तो पहले यहाँ पे प्रोटोनेशन होगा, प्रोटोनेशन करके फिर आपके पास में H+ निकलेगा और फिर आपके पास में ओवरऑल रिएक्शन प्रोसीड करेगी। तो बेसिकली ये रिएक्शन हमारे पास में E1CB रिएक्शन कहलाती है, एलिमिनेशन, यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन बाय कॉन्जुगेट बेस। तो कॉन्जुगेट बेस के थ्रू आपके पास में एलिमिनेशन रिएक्शन प्रोसीड करती है। अब आता है हमारे पास में, तो इस तरीके से फॉर एग्जांपल अगर मैं क्वेश्चन ले लूं, मुझे यहाँ पे दिया हुआ है CH3 C2H5, ये आपके पास में आ गया CH3 और यहाँ पे Cl है। अगर मैं इसको अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन कराऊं तो मेरे पास में एलिमिनेशन रिएक्शन होगी और जो प्रोडक्ट बनेगा वो मोर सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनेगा, यानी कि ये मेरे पास में आ गया CH3। अगर मैं इसको, अभी आपको C2H5 दिया हुआ है तो इसको ओपन कर लो, वो सबसे बेटर है, यानी कि यहाँ पे आपके पास में आएगा CH3 CH3 पहले तो कार्बोकेटायन बना, अब आप प्रोटॉन कहाँ से निकालोगे, यहाँ पे 3 बीटा कार्बन है, तो 3 बीटा कार्बन में से आपको प्रोटॉन, देखो मैंने C2H5 को ऐसे लिख दिया, ये जो C2H5 था इसको मैंने ऐसे लिख दिया CH3 CH2 CH3 Cl। तो फर्स्ट पहले क्लोरीन निकला क्योंकि टर्शरी कार्बोकेटायन है, तो E1 के थ्रू फेवर्ड होगी रिएक्शन, तो आपके पास में पहले ये जो स्लो स्टेप है यहाँ से आपका एलिमिनेशन हो जाएगा, Cl निकल जाएगा, तो ये आपके पास में कार्बोकेटायन बन गया। इस तरीके से ये कार्बोकेटायन बना है, टर्शरी कार्बोकेटायन। अब आप प्रोटॉन कहाँ से निकाल सकते हो, आपके पास में 3 बीटा पोजीशन है, एक बीटा पोजीशन ये है, एक बीटा पोजीशन ये है और एक बीटा पोजीशन ये है, तो आप किसको फॉलो करोगे, आप ज़ेडज़ेफ रूल को फॉलो करोगे, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बनेगी, यहाँ से आप बनाओगे। देखो अगर मैं इस वाली एल्कीन को बनाती हूँ तो इसके पास में 2 हाइड्रोजन है, इस वाली एल्कीन को बनाऊंगी तो 2 हाइड्रोजन है, पर इस वाली एल्कीन को अगर मैं बनाऊंगी तो यहाँ पे केवल आपके पास में 1 हाइड्रोजन है, यानी कि आपके पास में ये वाला प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट होगा। क्लियर? तो इस तरीके से आप E1 एलिमिनेशन रिएक्शन को फेवर करते हुए चलेंगे। अब आता है नेक्स्ट आपके पास में एराइल हैलाइड। एराइल हैलाइड की अगर हम रिएक्शंस की बात करते हैं तो एराइल हैलाइड नॉर्मली 2 तरीके की रिएक्शन शो करता है, एक हमारे पास में आती है न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और दूसरी हमारे पास में आती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यानी कि एराइल हैलाइड की मेरे पास में 2 रिएक्शन है। देखो तो मेरे पास में एराइल हैलाइड यहाँ पे दिया है, इस एराइल हैलाइड की 2 रिएक्शन है, एक हमारे पास में आती है SNAR
और दूसरी हमारे पास में आती है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसे EAS भी बोल देते हैं। दोनों में फर्क क्या है? आपने क्या किया, बेंजीन रिंग ली, बेंजीन रिंग पे यहां पे आपने एक हेलोजन लिया और आपने न्यूक्लियोफिलिक ग्रुप लिया, इस न्यूक्लियोफिलिक ग्रुप से आपने इस X को सब्स्टिट्यूट करा दिया, तो आपके पास में जो प्रोडक्ट बना यहाँ पे, ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे आके अटैच हो गया और X नेगेटिव निकल गया, इसे आप बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अगर आप EAS की बात करते हैं तो EAS में हमने क्या किया, ये हेलोजन लिया और हेलोजन की रिएक्शन इलेक्ट्रोफाइल से कराई, यानी कि आपका एराइल हैलाइड की रिएक्शन यहाँ पे हम इलेक्ट्रोफाइल से कराते हैं। तो जो आपने क्लास 11th में ऑर्थो, पैरा डायरेक्टिंग और मेटा डायरेक्टिंग पढ़ा था, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन आपका वही है। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मैंने पहले भी करा दिया और यहाँ पे भी दोबारा बता रही हूँ। मेनली 5 इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपके पास में होते हैं, हेलोजिनेशन, सल्फोनेशन, नाइट्रेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। तो जब आप इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिएक्शन कराएंगे तो आपको ये देखना पड़ेगा कि ये जो आपके पास में हेलोजन ग्रुप है, ये वाला जो आपके पास में हेलोजन ग्रुप है, ये हेलोजन ग्रुप है क्या? ये हेलोजन ग्रुप आपका ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग है। अब इसको हम और डिटेल में भी पढ़ेंगे, यहाँ पे मैं केवल आपको आइडिया दे रही हूँ। तो ये ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग है। अगर ये ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग है तो आपके पास में 2 प्रोडक्ट बनेंगे, X आपका इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पोजिशन पे भी आ सकता है और आपका इलेक्ट्रोफाइल पैरा पोजिशन पे भी आ जाएगा ये, पर पैरा वाला अधिकतर आपके पास में मेजर होता है और ऑर्थो वाला माइनर होता है। रीजन, क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होती है। अब हमने ये दोनों रिएक्शन को डिटेल में पढ़ना है, हम इन दोनों रिएक्शंस को बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे। तो इसके बाद में आता है हमारे पास में SNAR में पहली हमारे पास में आती है एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। अब एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन क्या है, यानी कि हम यहाँ पे जो शुरू कर रहे हैं वो हमारे पास में है SNAR, एडिशन एलिमिनेशन न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी कि आपके पास में न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। और न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो यहाँ पे मैकेनिज्म है एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। बट इस रिएक्शन को करने से पहले सबसे पहली चीज आपको ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि जब भी आप एरोमेटिक कंपाउंड पे या और जबकि आपका हेलोजन अटैच है, उस एरोमेटिक कंपाउंड पे आप सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराते हैं, वो भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट। यानी कि न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बेंजीन रिंग पे आसानी से नहीं होती है, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट। सो यहां पे हमारे पास में आता है न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन डज नॉट टेक प्लेस इजीली। रीजन क्या है? इलेक्ट्रोफिलिक, जब आप इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराएंगे वो तो बहुत आसानी से हो जाएगी, वहां पे कोई आपके पास में इतनी स्ट्रॉन्ग कंडीशन नहीं है। बट जब आप न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराते हैं एराइल हैलाइड की, तो दे डज नॉट टेक प्लेस इजीली। रीजन क्या है? इसके आपके पास में 3 रीजंस आते हैं, 4 रीजन आते हैं मेनली। सबसे पहला रीजन, जब आप एलिफेटिक कंपाउंड पे, फॉर एग्जांपल मेरे पास में यहाँ पे ये एलिफेटिक कंपाउंड था और यहाँ पे मेरे पास में ये एरोमेटिक कंपाउंड है ये, और इसको भी मैं सर्कल ना बना के पूरा कंप्लीट स्ट्रक्चर ही बना देती हूँ। तो फर्स्ट रीजन हमारे पास में क्या आता है, जब आप एलिफेटिक कंपाउंड लेते हैं, ये आपके पास में एलिफेटिक कार्बन है, एलिफेटिक कार्बन, और ये वाला आपके पास में एरोमेटिक कार्बन है, एरोमेटिक कार्बन है। अगर आप इन दोनों कार्बन को देखोगे तो आपको क्लियरली पता चल रहा है कि ये वाला जो आपके पास में कार्बन है ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और ये वाला जो कार्बन है ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। तो अब आप कहोगे मैम इससे क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क हो गया कि अगर sp2 हाइब्रिडाइज है या sp3 हाइब्रिडाइज है या sp हाइब्रिडाइज है? बहुत फर्क पड़ता है, रिएक्शन बिल्कुल चेंज हो जाती है। ग्रेटर द s कैरेक्टर ग्रेटर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। s कैरेक्टर जितना ज्यादा होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ही ज्यादा होगी, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज्यादा होगी कार्बन की इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी।
यानी कि जब न्यूक्लियोफाइल उस कार्बन पे अटैक करेगा तो कार्बन के पास ऑलरेडी अपना अच्छा खासा इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। देखो इस तरीके से समझो, पहले कार्बन पे प्लस डेल्टा चार्ज था, प्लस डेल्टा चार्ज होगा तो जो नेगेटिव वाला चार्ज, जो नेगेटिव वाला जो स्ट्रक्चर है वो आसानी से कार्बन पे अटैक कर जाएगा। बट अगर कार्बन के पास में ही अपना इलेक्ट्रॉन क्लाउड इकट्ठा हो गया तो न्यूक्लियोफाइल जो कि खुद नेगेटिवली चार्ज है, जब वो इस पे अटैक करेगा तो यहाँ पे रिपल्शन क्रिएट हो जाएगा, तो जिसकी वजह से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आसानी से नहीं होती है। तो यहाँ पे आपके पास में रीजन आप लिखोगे, ग्रेटर द एस कैरेक्टर, एस कैरेक्टर, ग्रेटर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ग्रेटर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ carbon make it less reactive towards the, make it less reactive less reactive toward न्यूक्लियोफाइल। पहली चीज तो पहला फैक्टर आपको पता चल गया, यहाँ पे जो आपका कार्बन है वो sp2 हाइब्रिडाइज हो गया एरोमेटिक कंपाउंड में, तो उस केस में न्यूक्लियोफाइल इजीली वहां पे अटैक नहीं कर पाएगा, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन हमारे पास में आती है, दूसरा रीजन हमारे पास में है, अगर आप एरोमेटिक कंपाउंड को देखोगे, ये देखो यहाँ पे ये हेलोजन है, हेलोजन के पास में लोन पेयर है, ये अपना लोन पेयर यहाँ पे देगा, ये पाई बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट करेगा। अगर आप इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर देखोगे तो वो इस तरीके से आएगा, डबल बॉन्ड एक्स, एक्स पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज और डबल बॉन्ड यहाँ पे। आगे आप यहाँ पे शिफ्ट करोगे तो आपका नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आएगा। इसे मैं यहाँ पे कंप्लीट बना रही हूँ क्योंकि इसी को मैं यूज करूंगी जब मैं ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग की बात करूंगी। तो अब यहाँ पे डबल आ गया, ये नेगेटिव, डबल बॉन्ड एक्स पॉजिटिव, ये यहाँ पे शिफ्ट होगा, ये यहाँ पे शिफ्ट होगा आगे, तो आपके पास में आएगा डबल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज यहाँ पे, डबल बॉन्ड एक्स पॉजिटिव। अब ये लोन पेयर के पास से यहाँ पे शिफ्ट करेगा, ये दोबारा वापस चला जाएगा, तो हमारे पास में प्रॉपर जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर आया, इस तरीके से ये 5 रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन गए। पर जब आपने ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाए तो आपने देखा कि यहाँ पे हेलोजन और कार्बन के बीच में पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया, क्योंकि रेजोनेंस है इसलिए हम इसे पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर बोल रहे हैं। इस पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर की वजह से न्यूक्लियोफाइल को कार्बन पे अटैक करना और लीविंग ग्रुप को लीव करना डिफिकल्ट हो जाता है। यानी कि सेकंड हमारे पास में आता है, या बी पार्ट हमारे, बी रीजन हमारे पास में आता है, ड्यू टू पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर in between carbon and halogen, it's difficult to break this bond. It's difficult to break bond. दूसरा रीजन हो गया आपका। तो इस तरीके से यहाँ पे दूसरा एक और रीजन ऐड हो गया कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन डिफिकल्ट हो गई है। तीसरा हमारे पास में आता है, जब आपने बेंजीन रिंग का स्ट्रक्चर बनाया था तो आपने देखा था बेंजीन रिंग पे पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऊपर की तरफ भी है और पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन क्लाउड नीचे की तरफ भी है। यानी कि बेंजीन रिंग पे अपना ही इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, और जब बेंजीन रिंग पे अपना इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा तो न्यूक्लियोफाइल का बेंजीन रिंग पे जो अटैक है वो दिक्कत करेगा। यानी कि आपका जो न्यूक्लियोफाइल, जो बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग का आप सोचो कि, मतलब हम ये इस तरीके से कह रहे हैं कि अगर आप सोचो कि ये SN1 रिएक्शन के थ्रू फेवर कर रहा है, तो आप ये कह दो कि माना SN2 तो फेवर नहीं कर पा रही है, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि पहले फिनाइल कैटायन बना दो और फिर उसके बाद न्यूक्लियोफाइल का अटैक करा दो। बट एक्चुअली जब आप देखते हो तो फिनाइल कैटायन बन ही नहीं सकता, क्योंकि बेंजीन रिंग पे अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड प्रेजेंट है, या फिर इसे -I इफेक्ट ऑफ बेंजीन रिंग भी बोल देते हैं। तो सी रीजन आप इस तरीके से बोल सकते हो, फिनाइल कैटायन
इज नॉट स्टेबल। फिनाइल पे आप पॉजिटिव चार्ज ला ही नहीं सकते हो, ये बनेगा ही नहीं कभी, क्योंकि इसके ऊपर अपना इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। ये देखो, ये पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसके ऊपर प्रेजेंट है। और आप ये सोचो कि यहाँ पे आप इसको फिनाइल कैटायन बना दोगे SN1 को फॉलो करते हुए और फिर आप रिएक्शन करा दोगे, तो वो भी पॉसिबल नहीं है। यानी कि एक रीजन नहीं है, 2 3 4 माइनस आई इफेक्ट वाला भी यहाँ पे आ गया। तो इसकी वजह से आपका जो बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग पे न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इजीली नहीं होती। पर तब भी हम चाहते हैं कि रिएक्शन हो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहां पे हम करेंगे मेरे पास में यहाँ पे हेलोजन मैंने लिया, इसकी रिएक्शन मैंने कराई NaOH के साथ में। पहली बात, इजीली नहीं होगी, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर लेना पड़ेगा। तो मेरे पास में प्रेशर मैंने लिया 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर और 350 डिग्री सेल्सियस, मैंने 350 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लिया। तो जब हम इस रिएक्शन को कराएंगे तो हमारे पास में जो यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा वो फिनॉक्साइड आयन बनेगा, O नेगेटिव Na पॉजिटिव। ये आपके पास में फिनॉक्साइड आयन आ गया। इस फिनॉक्साइड आयन को फिर आप एसिड वर्कअप करा दो, तो आपके पास में यहाँ पे फिनॉल बन जाएगा इस तरीके से। ठीक है, तो आपने देखा कितनी स्ट्रॉन्ग कंडीशंस हमने ली हैं, डाउस प्रोसेस भी इसकी को हम बोलते हैं। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग कंडीशन है। बट अब मैं इस रिएक्शन को और ईज कर सकती हूँ। कैसे ईज रख सकती हूँ, अगर मैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच करा दूं, तो उससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन खींचेगा। किस तरीके से इलेक्ट्रॉन खींच सकता है, वो 2 तरीके से इलेक्ट्रॉन खींच सकता है, या तो उसका अपना माइनस आई इफेक्ट हो, या फिर वो रेजोनेंस में भी पार्टिसिपेट कर रहा हो, या फिर वो दोनों ही चीजें कर रहा हो। तो उस केस में क्या करेगा, वो बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। जब बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन खींचेंगे तो बेंजीन रिंग का जो अपना इलेक्ट्रॉन क्लाउड था, जो उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन का पूरा क्लाउड बना हुआ था, वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरफ खिंच जाएगा, जिसकी वजह से न्यूक्लियोफाइल का बेंजीन रिंग पे जो अटैक है वो इजी हो जाएगा। यानी कि अगर मैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच करा दूं और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप भी इस तरीके से अटैच कराऊं कि मेरे पास में क्लोरीन और मैंने पैरा पोजीशन पे NO2 ग्रुप लगा दिया। अब ये जो NO2 ग्रुप है ये 2 तरीके से काम करेगा। एक तो ये माइनस आई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इंडक्टिव इफेक्ट दिखाएगा, और उसके साथ साथ ये माइनस R भी दिखाएगा। रेजोनेंस की भी अभी बात करते हैं, इसे बनाएंगे। तो इस केस में देखो रिएक्शन और इजी हो जाएगी। तो फर्स्ट स्टेप में मैं क्या करूंगी, NaOH, और यहाँ पे अब आपको इतने प्रेशर की जरूरत नहीं है और केवल टेम्परेचर आपको 170 डिग्री सेल्सियस ही चाहिए। और सेकेंड स्टेप में आप वर्कअप करा देंगे, तो यहाँ पे आपके पास में फिनॉल बन जाएगा इजीली, 4 नाइट्रोफिनॉल बन गया। ठीक है, अब ये जो NO2 है जो आपका पैरा पोजीशन पे प्रेजेंट है, ये कैसे कैसे पार्टिसिपेट करेगा। रिएक्शन को हमने कहा एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन पार्टिसिपेट हो रही है, तो रिएक्शन की मैकेनिज्म की बात करते हैं। तो ये देखो रिएक्शन कैसे काम करेगी। यहाँ पे ये आपके पास में आ गया N डबल बॉन्ड O नेगेटिव पॉजिटिव, ये आपके पास में क्लोरीन आ गया। अब आपने लिया यहाँ पे बेस O नेगेटिव, O नेगेटिव यहाँ पे अटैक करेगा, ये जो आपके पास में है पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो पहला स्टेप आपका एडिशन स्टेप है, यानी कि ये आपके पास में एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन है। तो ये जो पहला स्टेप है ये आपके पास में एडिशन हो गया। एडिशन हो गया, हमारे पास में क्या प्रोडक्ट आया, किस तरीके का प्रोडक्ट आया, ये प्रोडक्ट बना हमारे पास में कुछ इस तरीके का। Cl ग्रुप यहाँ पे आ गया, OH यहाँ पे आ गया, आपके पास में पाई बॉन्ड यहाँ पे था, ये नेगेटिव चार्ज आ गया, और ये आपके पास में N डबल बॉन्ड O नेगेटिव ऐसे ही। अब नेगेटिव चार्ज का मतलब लोन पेयर है, ये लोन पेयर आगे यहाँ पे रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा और ये वाला पाई बॉन्ड आपका यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। इसी पाई बॉन्ड को मैं यहाँ पे शिफ्ट करने की बजाय, चलो पहले यही कर लेते हैं, तो ये आपके पास में आया इस तरीके से, डबल बॉन्ड, यहाँ पे आपके पास में Cl OH टेट्राहेड्रल पोजीशन है, ये नेगेटिव चार्ज आ गया, यहाँ पे आपके पास में N डबल बॉन्ड O नेगेटिव। अब ये जो नाइट्रो ग्रुप है ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा। ये रेजोनेंस में कैसे पार्टिसिपेट करेगा, ये अपना लोन पेयर इस नाइट्रोजन को यहाँ पे देगा और ये नाइट्रोजन पाई बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट करेगा। तो एक एक्स्ट्रा रेजोनेंस स्ट्रक्चर आपके पास में बन गया जो कि उसे स्टेबलाइज कर रहा है
और बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन को ले भी रहा है और ये बहुत स्टेबल है। ये देखो इस तरीके से, तो यहां पे आपके पास में आएगा Cl OH डबल बॉन्ड N O नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, यानी कि इस नाइट्रो ग्रुप ने रेजोनेंस में पार्टिसिपेट किया है। अब ये क्या करेगा, ये यहाँ पे बैक अटैक करेगा, ये वाला पाई बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा, ये पाई बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा। यानी कि नेक्स्ट रेजोनेंस स्ट्रक्चर आप इस तरीके से बना सकते हैं। ये आपके पास में आएगा N डबल बॉन्ड O पॉजिटिव नेगेटिव, आपके पास में एक पाई बॉन्ड यहाँ आ गया, एक पाई बॉन्ड यहाँ पे, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे Cl है और यहाँ पे OH है। अब जब ये बैक अटैक करेगा, मतलब ये दोबारा अटैक करेगा, तो ये वाला पाई बॉन्ड आपका यहाँ पे आ जाएगा। अब क्लोरीन पे, कार्बन पे 5 बॉन्ड नहीं हो सकते, तो Cl और OH में से कौन सा बेटर लीविंग ग्रुप है? लीविंग ग्रुप क्लोरीन है, तो आपका Cl निकल जाएगा। यानी कि ये वाला जो स्टेप है, ये स्टेप आपका एलिमिनेशन स्टेप होगा। इसे आप बोलते हैं एलिमिनेशन। इसलिए इस रिएक्शन की मैकेनिज्म को आप एडिशन एलिमिनेशन भी बोल देते हैं। तो यहां पे जो आपके पास में प्रोडक्ट आएगा Cl, ये OH NO2, तो पैरा पोजीशन पे आपका जो NO2 ग्रुप है वो इजीली पार्टिसिपेट कर रहा है, तो टेम्परेचर कम हो गया और प्रेशर की तो अब हमें जरूरत ही नहीं पड़ी है, मतलब कम ही प्रेशर पे रिएक्शन हो जाएगी। अब अगर आप एक और NO2 ग्रुप ले आए ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे, और यहाँ पे आपने Cl लिया है, और यहाँ पे जब आप रिएक्शन कराएंगे NaOH के साथ में, तो अब आपकी रिएक्शन केवल 95 डिग्री सेल्सियस पे ही हो जाएगी। और सेकेंड स्टेप में आप वर्क अप करेंगे तो आपके पास में यहाँ पे ये OH और NO2 ग्रुप आ जाएगा। ठीक है, अब मैं एक और NO2 ग्रुप लगा दूं तो रिएक्शन और भी आसानी से हो जाएगी। NO2 NO2 NO2। अब जो रिएक्शन है वो हल्के से वार्म करने पर, यानी कि रूम टेम्परेचर पे ही इजीली हल्का सा आपको वार्म करना है, बस 35 डिग्री या 40 डिग्री के आसपास, और आपकी रिएक्शन इजीली प्रोसीड कर जाएगी। ये आपके पास में प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, तो देखो जैसे जैसे हम कंडीशन बढ़ाते जा रहे हैं, हमारे पास में टेम्परेचर कम होता जा रहा है और रिएक्शन इजीली प्रोसीड करती जा रही है। अब आप मेरे से पूछ सकते हो कि मैम आपने केवल 2, 4, 6 पे ही क्यों नाइट्रो ग्रुप लगाया, आपने 3 और 5 पे क्यों नहीं लगाया, यानी कि मेटा पोजीशन पे आपने NO2 ग्रुप क्यों नहीं लगाया है। अगर आप मेटा पोजीशन की बात करते हैं तो मेटा पोजीशन अगर आप लेके चलोगे, ये अगर मैं इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाऊं, बाकी तो सेम वैसे का वैसे ही होगा। एडिशन एलिमिनेशन मैंने जो किया है, जो फर्स्ट स्टेप जो पहले किया था, यहाँ पे भी वही होगा। ये Cl आ गया, ये आपके पास में OH आ गया, यहाँ पे आपके पास में नेगेटिव चार्ज आ गया, ये आपके पास में NO2 ग्रुप है और ये आपके पास में डबल बॉन्ड है। इस तरीके से था जो पहला स्टेप था। अब क्या होगा, अब अगर मैं यहाँ पे इस पाई बॉन्ड को शिफ्ट कराऊं, ये वाला यहाँ पे शिफ्ट कराऊं, तो ये वाला जो नाइट्रो ग्रुप है ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं होगा, सीधे ही ये आपका आई जो इफेक्ट है, मतलब जो पाई बॉन्ड है वो आगे शिफ्ट हो जाएगा। तो मेटा पोजीशन पे जब आपका नाइट्रो ग्रुप होता है तो वो केवल आपको -I इफेक्ट शो करेगा, वो -R इफेक्ट शो नहीं करेगा। यानी कि जब आपके पास में मेटा पोजीशन पे NO2 ग्रुप है तो वो रेजोनेंस इफेक्ट शो नहीं करता, जिसकी वजह से रिएक्शन उतने इजीली प्रोसीड नहीं करेगी। इसलिए हम मेटा पोजीशन पे नहीं लेते हैं, हम ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप को लेते हैं। क्लियर? तो ये हमारे पास में आती है एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो आपको स्ट्रॉन्ग कंडीशंस यहाँ पे लेनी पड़ेंगी। इसके बाद में वैसे मैकेनिज्म और भी हैं। ये एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में यहाँ पे मैंने एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन की है। इसके अलावा आपके पास में डाइएजोटाइजेशन आता है, और इसके अलावा आपके पास में एक आती है एलिमिनेशन एडिशन रिएक्शन। यहाँ पे आपने एडिशन किया है फिर एलिमिनेशन करते हैं। उस वाली रिएक्शन में पहले आप एलिमिनेशन करोगे फिर एडिशन करोगे, और वहाँ पे जो इंटरमीडिएट बनता है वहाँ पे बेंजाइम इंटरमीडिएट बनता है। उसको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे, बट जब आप एडवांस के क्वेश्चन करोगे तो मैं वहाँ पे कराऊंगी। बोर्ड वाले बच्चे या मेंस वाले बच्चों को वो करने की जरूरत नहीं है। अब आता है यहाँ पे आपके पास में नेक्स्ट रिएक्शन विद मेटल्स। अगर आप एल्काइल हैलाइड की बात करते हो
रिएक्शन ऑफ Rx विद मेटल, और ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनेगा। अगर आप एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन मैग्नीशियम के साथ कराते हैं, और भी मेटल आप ले सकते हैं, फिर ट्रांसमेटलेशन करेंगे तो, बट यहाँ पे अभी केवल हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को स्टडी करेंगे। मैग्नीशियम के साथ कराते हैं ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। ड्राई कंडीशन होनी चाहिए, मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए वो भी अभी डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे आपके पास में जो R है वो प्लस डेल्टा है और जो X है वो माइनस डेल्टा है। अब अगर आप मेटल और कार्बन को कंपेयर करोगे तो कार्बन आपका मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, कार्बन आपका मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है देन कंपैरिजन टू द मेटल। यानी कि यहाँ पे आपके पास में इंसर्शन रिएक्शन फॉलो होती है और ये आपके पास में प्रोडक्ट बनता है। बट सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन इसमें यहाँ पे क्या आ जाती है कि ये जो R ग्रुप है ये माइनस डेल्टा हो जाता है, यानी कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रोफाइल था अब ये न्यूक्लियोफाइल बन चुका है, या फिर यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा था अब न्यूक्लियोफाइल ये इलेक्ट्रोफाइल की तरफ अट्रैक्ट होगा, या फिर ये बेस की तरह काम करेगा। तो इस रिएक्शन को अम्पोलांग बोलते हैं, यानी कि जब आपने इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ही चेंज कर दी है, इसका पोलर नेचर ही कन्वर्ट कर दिया है। तो यहाँ पे अब ये जो R ग्रुप है ये आपका न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, या फिर ये बेस की तरह भी काम कर सकता है। यानी कि जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछी जाती है, आंख बंद करके इसे याद कर लो। अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को एसिडिक हाइड्रोजन मिल रहा है और उसको न्यूक्लियोफाइल भी काम करने के लिए यूज हो रहा है तो आप सबसे पहले उसे एज ए बेस की तरह काम कराओगे। यानी कि मैं कहना क्या चाह रही हूं, ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है ये दो तरीके से काम करता है। अगर मैंने इसकी रिएक्शन किसी ऐसे कंपाउंड के साथ करा दी जिसके पास एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, आप अमोनिया ले लो, वाटर ले लो, आप एल्कोहल ले लो, यहाँ पे आपके पास में इन तीनों के पास में एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट है। ये देखो, ये इन तीनों के पास में एसिडिक हाइड्रोजन है, तो ये आपके पास में एसिडिक हाइड्रोजन है। तो ये R क्या करेगा, ये इस एसिडिक हाइड्रोजन को लेगा, यानी कि ये यहाँ पे R इस एसिडिक हाइड्रोजन को ले लेगा और यही इसकी फर्स्ट प्रेफरेंस होगी। अगर आपके पास में रिएक्शन में एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आंख बंद करके पहले प्रोटॉन लेगा। बट अगर एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है तो फिर ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर सकता है। यानी कि मैंने यहाँ पे कोई कार्बोनाइल ग्रुप लिया, ये प्लस डेल्टा है, ये माइनस डेल्टा है, या फिर आप कोई भी पाई बॉन्ड वाला एटम ले लो, माना मैंने यहाँ पे ले लिया C ट्रिपल बॉन्ड N वाला ले लिया, ये R ग्रुप प्रेजेंट है। तो जो आपका R ग्रुप है, जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का जो R ग्रुप है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा और वो यहाँ पे इस कार्बन पे अटैक करेगा। तो उस केस में आपके पास में ये पाई बॉन्ड यहाँ पे आगे शिफ्ट हो जाएगा। तो आपके पास में दो तरीके के प्रोडक्ट बन सकते हैं। ये आपके पास में CO नेगेटिव R यहाँ पे आ सकता है, ये आपके पास में RC डबल बॉन्ड N नेगेटिव R यहाँ पे आ सकता है, इस तरीके से। बट अगर ये दोनों ही चीजें प्रेजेंट हैं और आप पूछो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से आप रिएक्शन करा रहे हो, फॉर एग्जाम्पल मुझे ये क्वेश्चन दिया है, मेरे पास में है RC डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड H, और मेरे पास में मैं यहाँ पे जो रिएक्शन करा रही हूँ वो केवल 1 मोल ऑफ RMgX के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, CS3 MgCl के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यहाँ पे ले लिया। तो अब आप देखो दो चीजें हैं, कार्बोनाइल ग्रुप भी प्रेजेंट है यहाँ पे और यहाँ पे एसिडिक हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पहले एसिडिक हाइड्रोजन को लेगा, यानी कि यहाँ पे आपके पास में जो प्रोडक्ट आएगा वो आएगा RCO CH2 COO नेगेटिव, आपका MgCl यहाँ पे आके अटैच होगा और प्लस जो आपने मिथाइल ग्रुप लिया था ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ में वो मीथेन बना देगा। यानी कि अब यहाँ पे ये एसिड की तरह काम करेगा। अगर आप 2 मोलर ले रहे हो तो पहला मोलर एसिड की तरह काम करेगा और जो दूसरा मोलर है वो आपका न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। तो रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे भी करोगे, अल्कोहल की प्रिपरेशन में भी करोगे, एल्डिहाइड कीटोन में भी पढ़ोगे, CN के लिए भी आ जाएगी। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आपका एक रामबाण है, यानी कि पूरी की पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट काफी इंपॉर्टेंट काम करता है। ऑर्गेनोमेटेलिक रिएक्शन इससे बोलते हैं, जिसमें आपका कार्बन मेटल के साथ कंबाइन है। तो ये हमारे पास में आ गई रिएक्शन विद RX विद मेटल।
तो पहली जो हमने रिएक्शन करी है वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ करी है। दूसरी हमारे पास में आता है सेकेंड रिएक्शन विद मेटल में, अगर आप एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन सोडियम मेटल के साथ करा दें, इसीलिए अच्छा इसमें मैंने बोला था ना ड्राई ईथर क्यों लिया है, इसीलिए ड्राई ईथर लिया है। अगर आप मॉइस्चर कंडीशन लोगे तो आपका जो आर है वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कर जाएगा, आपको जो मेन प्रोडक्ट बनाना है वो बनेगा ही नहीं। नेक्स्ट आती है हमारे पास में वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन क्या है, अगर आप एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन सोडियम के साथ कराएंगे, दो मॉलिक्यूल अगर आप यहाँ पे ले रहे हैं तो आपको आर आर मिलेगा और NaX अलग हो जाएगा ये, तो यहाँ पे आपके पास में एल्केन बन जाएगा। ठीक है, अब ये जो वुड्स रिएक्शन है ये इंपॉर्टेंट है अगर आप इवन नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड को प्रिपेयर करें, यानी कि जो आपके पास में आर ग्रुप है वो दोनों सेम होने चाहिए। अगर आप दो अलग अलग मॉलिक्यूल ले रहे हैं तो वहां पे ये काम नहीं करेगी। इट बेस्ट वर्क फॉर द इवन नंबर ऑफ कार्बन, इवन नंबर ऑफ कार्बन। ठीक है, अगर आपको ऑड नंबर ऑफ कार्बन कराने हैं तो आपको गिलमैन रिएजेंट कराना पड़ेगा। ये मैंने हाइड्रोकार्बन में कराई हुई है, वहां पे जाके देख लेना, क्लास 11th की रिएक्शन है। इसके बाद में वुड्स फिटिंग रिएक्शन आती है, ये इसी का टाइप है वुड्स फिटिंग। वुड्स फिटिंग रिएक्शन क्या है, अगर आपके पास में एक कंपाउंड एलिफेटिक है, एक आपके पास में एरोमेटिक है, तो ये दोनों कंबाइन करके आपके पास में एरोमेटिक कंपाउंड बन जाएगा इस तरीके से। इसे आप बोलते हैं वुड्स फिटिंग रिएक्शन। और फिटिंग में आपके पास में दोनों ही कंपाउंड एरोमेटिक हैं, तो ये फर्क होता है वुड्स में, वुड्स फिटिंग में और फिटिंग में। फिटिंग में आपके पास में केवल यही कंपाउंड होगा, एरोमेटिक वाला कंपाउंड होगा, तो ये आपके पास में आ जाती है रिएक्शन विद मेटल। यहीं पे आप गिलमैन रिएजेंट भी कर सकते हैं, गिलमैन रिएजेंट भी मैं बता देती हूँ। थर्ड आपके पास में आता है गिलमैन रिएजेंट। अगर आपने RX लिया है और उसकी रिएक्शन आप R2CuLi के साथ कराते हैं, R डैश ले रही हूं तो X सब्स्टिट्यूट होके यहाँ पे आपके पास में R ग्रुप आ जाएगा, और ये रिएक्शन आपके पास में ऑड नंबर ऑफ कार्बन के लिए बहुत इजीली काम करती है। ऑड नंबर ऑफ कार्बन अगर आप यहाँ पे लोगे, यानी कि अगर आपको प्रोपेन बनाना है, एल्काइल हैलाइड से प्रोपेन बनाना है तो आप गिलमैन रिएजेंट लो, बट अगर आपको एल्काइल हैलाइड से इथेन बनाना है या ब्यूटेन बनाना है तो आप वुड्स रिएक्शन से कराओ। तो ये फर्क होता है दोनों रिएक्शन में, इस तरीके से रिएक्शन काम करती है। ठीक है बच्चा, तो ये आपके पास में आ गया रिएक्शन विद मेटल। लास्ट आपके पास में है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसे हम बोलते हैं EAS, कुछ EARS भी बोलते हैं। अब जब मैंने यहाँ पे आपके पास में यहाँ जब मैंने रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाया था और मैंने आपको कहा था, मैंने कहा इस रेजोनेंस स्ट्रक्चर को मैं दोबारा यूज करूंगी, ये देखो यहाँ पे, तो अगर आप ध्यान से देखोगे कि तो मेरे पास में 3 पोजीशन ऐसी हैं जहां पे मेरे पास में नेगेटिव चार्ज क्रिएट हुआ है, 1, 2 और 3, और क्लोरीन के रेस्पेक्ट में ये तीनों पोजीशन कहलाती हैं ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। यानी कि हेलोजन ग्रुप आपका ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग है। पहली चीज, जब भी आप किसी इलेक्ट्रोफाइल की रिएक्शन कराओगे, अगर आपको यहाँ पे हेलोजन दिया है और आपकी यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिएक्शन करा रहे हो, तो आपको ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन मिलेगा। बट यहाँ पे एक चीज और है, जो आपके पास में हेलोजन ग्रुप है वो -I ग्रुप है, उसका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट है। देखो ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग तो इस वजह से है क्योंकि वो अपना लोन पेयर रिंग के अंदर दे रहा है, रिंग के अंदर लोन पेयर आ रहा है, तो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो रहा है, तो इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे आके अटैच हो जाएगा। बट इसके साथ साथ जितने भी आपके पास हेलोजन है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वो अपने इलेक्ट्रॉन भी तो अपनी तरफ खींचेगा। पहली बात, लोन पेयर है तो वो तो देना ही पड़ेगा क्योंकि बेंजीन रिंग बहुत ताकतवर है, वो लेगी ही लेगी, नॉर्मल सी बात है, रेजोनेंस होगा ही होगा। बट इसके साथ साथ मुंह भी तो बना के बैठा हुआ, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मैं क्यों दूं, मैं तो नहीं देता, मैं तो अपने इलेक्ट्रॉन नहीं देता, तो उस केस में ये -I इफेक्ट भी शो कर रहा है।
यानी कि ये जो हेलोजन है, ये हेलोजन यहाँ पे -I इफेक्ट शो करता है, और जब ये -I इफेक्ट शो करता है, नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट शो करेगा, तो नेगेटिव इफेक्ट शो करने की वजह से जो हेलोजन है वो रिंग डीएक्टिवेटिंग होते हैं, वो रिंग को उतनी अच्छी तरीके से एक्टिवेट नहीं करते हैं। यानी कि अगर आप इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हेलोजन के साथ में कराओगे तो हेलोजन्स आर ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग तो होते हैं क्योंकि रेजोनेंस तो करना ही पड़ेगा भाई, बेंजीन इतनी ताकतवर बंदा है, देना ही पड़ेगा उसको। तो ये तुम्हारे पास में हेलोजन आर ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग, बट दीज आर रिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, रिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। तो ये तुम्हारा रिंग डीएक्टिवेटिंग होता है। रिंग एक्टिवेटिंग और डीएक्टिवेटिंग से फर्क क्या पड़ता है? अगर रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप है तो ये जो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है बहुत ही तेजी से होती है, ऑर्थो पैरा तीनों पोजीशन ही ऑक्यूपाइड हो जाती हैं। जैसे कि जब आप फिनॉल की रिएक्शन करोगे ब्रोमीन वाटर के साथ में, हाईली एक्टिवेटिंग है, तीनों पोजीशन पे आपके पास में आ जाएगी। ऐसे ही आप अमीन की करोगे तब भी वो हाईली एक्टिवेटिंग है। बट क्लोरीन के केस में आपके पास में जब आप इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन कराते हो तो आपको दो ही प्रोडक्ट मिलते हैं, ऑर्थो एंड पैरा पे, दोनों ऑर्थो और पैरा ऑक्यूपाइड नहीं होती है। तो जब आप इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन करोगे तो देखो, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन याद करने का तरीका क्या, अलग अलग मत करो, केवल 5 हैं, बहुत इजीली हो जाती हैं याद, ठीक है। तो सबसे पहले आपके पास में आएगा हेलोजिनेशन इन प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड। आप कोई भी लुईस एसिड ले लो, फॉर एग्जांपल मैं यहां पे ले रही हूं, मैंने यहां पे लिया Br2 इन प्रेजेंस ऑफ FeBr3, ये कर लो। तो आपके पास में जो प्रोडक्ट आएगा वो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे ब्रोमीन ग्रुप आ जाएगा, ये और ये आपका मेजर होगा, नॉर्मल सी बात है यहाँ पे। अगला है आपके पास में नाइट्रेशन। नाइट्रेशन में आप क्या करते हो, HNO3 प्लस कंसंट्रेटेड H2SO4, ये कहलाती है नाइट्रेशन, पहली वाली हेलोजिनेशन। दूसरी वाली नाइट्रेशन, नाइट्रेशन में आपके पास में ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप आ जाएगा, ये। तीसरा आपके पास में है सल्फोनेशन, ये। चौथा आपके पास में आएगा फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन एंड एल्काइलेशन, और पांचवा आपके पास में आता है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। यानी कि यहां पे आपके पास में NO2 और ये आपके पास में NO2, H2SO4 के साथ में, या फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड भी ले सकते हैं H2SO4 में SO3 पास कराते हुए। तो उस केस में आपके पास में कंसंट्रेटेड H2SO4 या फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड, तो यहाँ पे आपके पास में आएगा SO3H और ये भी आपके पास में आएगा SO3H। RX की रिएक्शन AlCl3 के साथ करा दो तो ये आपके पास में एल्काइलेशन है, यहाँ पे R आ जाएगा और यहाँ पे R आ जाएगा। RCOCl की रिएक्शन लुईस एसिड के साथ करा दो AlCl3 के प्रेजेंस में, तो यहाँ पे आपके पास में COR आएगा और यहाँ पे आपके पास में COR आएगा। तो इस तरीके से ये आपके पास में मेनली 5 रिएक्शन होती हैं इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। इसको आप फर्दर यूज कर सकते हो जब आप कन्वर्जन्स कर रहे हो, एक कंपाउंड को किसी दूसरे कंपाउंड में कन्वर्ट कर रहे हो, तो इसको आप फर्दर कन्वर्ट कर सकते हो। तो इस तरीके से इस चैप्टर की हमारे पास में ये सारी रिएक्शन थी। अगर आप पूरी एक समरी की बात करते हैं तो सबसे पहले हमने की थी प्रिपरेशन, ठीक है। प्रिपरेशन में हमने क्या किया था, प्रिपरेशन में हमने एडिशन रिएक्शन की थी, हमने जो तुम्हारे पास में मार्कनिकॉफ रूल को फॉलो किया था, उसके बाद में आप सब्स्टिट्यूशन भी कर सकते हैं, उसके बाद में आपने सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन करी थी, वो सारा हमने वहाँ पे डिस्कस किया था। तो पूरा एक टेबल पे करना क्या, याद करने का तरीका, एक टेबल लो और उस टेबल पे सारी समरी बना दो कि प्रिपरेशन है, छोटी छोटी सी जितनी भी रिएक्शंस हैं वो सारी एक साथ लिख दो। उसके बाद में फिर उसकी प्रॉपर्टीज करो,
यहां वाली प्रॉपर्टी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके पास में आ रहा है डाइपोल मोमेंट। प्रॉपर्टीज में डाइपोल मोमेंट वाली प्रॉपर्टीज यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। डाइपोल मोमेंट हो गया और आपके पास में सॉल्युबिलिटी हो गई, ये इस पे डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं, तो ये दोनों प्रॉपर्टीज आपको, और बॉइलिंग पॉइंट हो गया, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, डाइपोल मोमेंट और सॉल्युबिलिटी, इन 3-4 पे आपको डायरेक्टली क्वेश्चन मिल जाते हैं। वो प्रॉपर्टीज हो गई। प्रॉपर्टीज के बाद केमिकल प्रिपरेशन हो गई, केमिकल प्रॉपर्टीज हो गई। केमिकल प्रॉपर्टीज में एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन हो गई, वहां पे आपने SN1, SN2, E1, E2 ये सब किया है। उसके बाद में आपके पास में हेलो एरीन्स की रिएक्शन हो गई, हेलो एरीन्स में आपने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किया है और इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन किया। तो ये आपके पास में पूरा कंप्लीट चैप्टर आ जाता है। 2 पेज में इसके शॉर्ट नोट आ जाएंगे, वहां पे इसको इजीली 2 पेज में कंप्लीट कर सकते हो। इसके बाद में आपके पास में आता है सम कंपाउंड, सम कमर्शियली इंपॉर्टेंट कंपाउंड। कमर्शियली इंपॉर्टेंट कंपाउंड की अगर आप बात करते हो तो आपके पास में डाइक्लोरोमीथेन आता है, आपके पास में क्लोरोफॉर्म आता है, आपके पास में ब्रोमोफॉर्म आता है ये। इसके बाद में आपके पास में फ्रियोन्स आ जाते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CCl2F2 क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गए। फिर आपके पास में DDT आ जाता है। तो यहाँ पे आपके पास में कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज दी हुई हैं। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज क्या हैं, जैसे कि अगर आपके पास में डाइक्लोरोमीथेन है तो डाइक्लोरोमीथेन आपका पेंट वगैरह में यूज होता है, पॉलिश वार्निशेस वगैरह में यूज होता है, पर काफ़ी हार्मफुल होता है। अगर आप ज़्यादा देर तक इनहेल कर लेंगे तो चक्कर आने लगते हैं, वॉमिटिंग हो जाती है, अल्टीमेटली डेथ भी हो सकती है। क्लोरोफॉर्म तो आपको पता ही है, अनकॉन्शियस करने के लिए यूज़ होता है, तो ये आपके पास में कई बार जब ऑपरेशंस वगैरह होते हैं तो वहाँ पे यूज़ होता है क्लोरोफॉर्म आपके पास में। इसके बाद में ब्रोमोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म आपका एंटीसेप्टिक है, चोट पे लगाने के लिए यूज़ होता है आपके पास में, वहाँ यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद में क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन आपके ये रेफ्रिजरेटर वगैरह में यूज़ होते हैं, बट अब इनका बैन है क्योंकि ये ओजोन डिप्लीशन के लिए, ओजोन डिप्लीशन में काफ़ी रोल प्ले करते हैं, तो ओजोन की जो लेयर है वो कम होती जा रही है। इसके बाद में अगर आप क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करते हैं, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट करते हैं, तो आपके पास में ये फॉस्जीन बनता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अगर आप क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो यहाँ पे आपके पास में COCl2 जिसे हम फॉस्जीन बोलते हैं प्लस HCl बनता है, तो ये आपके पास में आ गया फॉस्जीन। ये आपके पास में इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट रिएक्शन होती है जो कि काफ़ी हार्मफुल कंपाउंड है। ठीक है, बैलेंस कर सकते हो इस रिएक्शन को, क्योंकि ये बैलेंस नहीं है, यहाँ पे 3 क्लोरीन है, वहाँ पे 3 क्लोरीन है, एक हाइड्रोजन पर ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है। अगर मैं इसको 2 कर दूँ तो यहाँ पे 2 हो गया, ऑक्सीजन आपकी बैलेंस हो गई, कार्बन बैलेंस हो गया, क्लोरीन नहीं बैलेंस हुई है, हाइड्रोजन बैलेंस नहीं हुआ, तो ये आपके पास में 2HCl। तो ये रिएक्शन एग्जाम में आई हुई है, ये आपका PYQ है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, एक छोटे से पॉइंटर बना लो, उसके स्ट्रक्चर्स कर लो, उसके अकॉर्डिंग आप इजीली इस चैप्टर को कंप्लीट कर लोगे। ठीक है बच्चा, तो ये आपके पास में चैप्टर कंप्लीट हो गया। DDT आ गया यहाँ पे। DDT वैसे तो DDT आपका क्या होता है, जो आपकी फसलें होती हैं वहाँ पे आपका इंसेक्टिसाइड्स की तरह यूज़ होता है, बट DDT बैन हो चुका है, क्योंकि ये क्या होता है, अगर ये वाटर वगैरह में डिजोल्व हो गया, ये सॉइल में आ गया, तो ये आपकी जो पूरा साइकिल है, जो फूड साइकिल है, उसके अंदर एंटर कर जाता है, क्योंकि डिकम्पोज नहीं होता, सालों तक ऐसे ही पड़ा रहता है, और फिर ये ह्यूमन बॉडी में आ जाएगा, और ह्यूमन बॉडी या फिर एनिमल बॉडी में जाएगा, और वहाँ पे ये कैंसर क्रिएट करता है। तो इसको तो बैन कर दिया गया है DDT को। तो DDT आपके पास में, अगर आप DDT देखना चाहते हो तो DDT आपके पास में होता है क्लोरीन, ये आपके पास में आ गया ट्राइक्लोरो, यहाँ पे आपके पास में डाइफिनाइल, ये और ये आपके पास में H, और पैरा पोजीशन पे यहाँ पे हमारे पास में Cl ग्रुप है, ये Cl ग्रुप है। तो ये आपके पास में DDT का स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये आपके पास में PP- डाइक्लोरोबेंजीन ट्राइक्लोरोइथेन DDT, ये आपके पास में पूरा स्ट्रक्चर इस कंपाउंड का आ जाता है। ये कंप्लीट हो गया। अब आपके NCERT के क्वेश्चन हैं, तो कल की क्लास में जो आपको रिकॉर्डेड क्लास मिलेगी उसमें आपके सारे NCERT के क्वेश्चंस कवर कर लेंगे। ठीक है बच्चा, चलिए जी, तब तक इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट कर लो, इसके नोट्स बना लो,
एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन करने के बाद में फिर इसके सारे पीवाईक्यू कवर कर लेंगे। चलिए जी बच्चा, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय।